यस। क्वेश्चन है कि a procedure two parts where input a sequence of real values one at a time। यानी कि ये जो प्रोसीजर है ये आपसे दो वैल्यू सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूज जो है इनपुट कराएगा वन वैल्यू एट अ टाइम। द प्रोसीजर विल प्रोसेस द सीक्वेंस इन टू पार्ट्स, दो हिस्सों में उसको प्रोसेस करेगा। फॉर्म द फर्स्ट टोटल बाय एडिंग द वैल्यूज अंटिल द फर्स्ट जीरो। यानी कि तमाम वैल्यूज जो इनपुट हो रही हैं उनको ये ऐड करता रहेगा एक फर्स्ट टोटल के अंदर। देखिए अगर आप यहाँ पे टोटल वन बना लेते हैं तो टोटल वन वेरिएबल के अंदर जो है ये उनको ऐड करता चला जाएगा जितनी जितनी वैल्यूज इनपुट होती चली जाएंगी अनटिल द फर्स्ट जीरो। फर्स्ट जीरो आने के बाद सेकंड टोटल बनना शुरू होगा जिसके अंदर के तमाम वैल्यूज आफ्टर द फर्स्ट जीरो, जो आफ्टर द फर्स्ट जीरो तमाम वैल्यूज आई थी उनसे लेकर अनटिल द सेकंड जीरो। जब दोबारा जीरो आ जाएगा तो फिर टोटल टू के अंदर टोटल जो है वो आपका होना भी रुक जाएगा। आउटपुट द एवरेज ऑफ द टू टोटल्स टुगेदर विद अ सूटेबल मैसेज। अच्छा, अब इधर जो है एक सीक्रेट अजम्पशन आ जाती है आपकी कि जब आप टोटल के बाद एवरेज निकालनी होती है तो मैंने बताया था कि एवरेज के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो एवरेज निकालनी तो इसका मतलब ये कि टोटल्स हमारे पास हैं, हमें काउंट्स भी चाहिए होंगे। लाइक जो काउंट्स दोनों काउंट वन एंड टू, ये दोनों भी हमें साथ साथ बनाने पड़ेंगे वरना हम उसके बगैर एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैल्यूज इनपुट इन द फर्स्ट पार्ट आर टोटल यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल टोटल ए। ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसका मतलब ये किसी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ये प्री डिक्लेयर्ड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो कहता है एंड दोज इनपुट इन द सेकंड आर टोटल यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल टोटल बी। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका, या फिर मैं इसको अटेम्प्ट करना तरीका बता दूं कैसे करना है। इजी ओके, लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा प्रोसीजर, टू पार्ट्स। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लफ्ज़ प्रोसीजर ना लिखा होता, मॉड्यूल लिखा होता, तो फिर हम ये बात देखते कि कोई वैल्यू रिटर्न करने को कही गई है या नहीं। वैल्यू रिटर्न करने को नहीं कही गई कोई भी, तो इस वजह से हमें ऑटोमेटिकली पता है कि ये प्रोसीजर होगा। कहा होता तो फिर फंक्शन बनाते। उसके अंदर जो है क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास टोटल वेरिएबल था टोटल ए, टोटल ए को इनिशियली जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद द वैल्यू जीरो, लेकिन 0.0 से करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यूज रियल हैं। और टोटल बी को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद 0.0। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की वर्डिंग को देखो, उससे लिखा हुआ है फॉर्म द फर्स्ट टोटल बाय एडिंग द वैल्यूज अंटिल द फर्स्ट जीरो। अंटिल लव से पता चल जाता है कि लूप करना है, कंडीशनल लूप लगेगा, रिपीट अंटिल लगा लो इधर, सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इधर आप लगाओ रिपीट, लूप में नंबर लेना है वन नंबर एट अ टाइम, इनपुट दिस नम वेरिएबल। वेरिएबल्स अगेन हम बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं यूजुअली नहीं करता क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम पे, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो नंबर इनपुट लिया और इसको टोटल में ऐड कर दिया। टोटल ए को साइन कर देते हैं हम, टोटल ए प्लस दिस नम until this num इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही वो जीरो आएगा तो आपने उसके बाद रुक जाना है। ये रिपीट एंड लूप ब्रेक हो गया, दिस वाज फॉर टोटल ए। अब टोटल बी के लिए लूप चलाएंगे, रिपीट इनपुट दिस नम, और अब इसको टोटल बी में ऐड करेंगे। इससे क्या कहा था फिर, अबाउट द एवरेज ऑफ द टू टोटल। अच्छा, एवरेज ऑफ द टू टोटल्स का मतलब ये नहीं था काउंट नहीं चाहिए, उसका मतलब था कि उन दोनों टोटल्स का आपस में एवरेज निकालनी है, तो हमें काउंट नहीं चाहिए होगा उस केस में। टोटल बी को साइन करेंगे, टोटल बी प्लस दिस नम until this num is equal to जीरो। दोनों टोटल्स आपके बन गए। एवरेज बनाने का तरीका ये है कि सिंपली आप इधर अपने पास एक वेरिएबल बना लें एवरेज के लिए, एवरेज, इसको साइन कर दें टोटल ए, टोटल
ए प्लस टोटल बी और ये होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फ्रैक्शन नहीं लिखनी होती इसके आगे, वो क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो आप फ्रैक्शन इस तरह से बना सकते हैं, आप इसी तरह लिखते हो सिंबल्स के साथ। और आउटपुट कर रहे हो आप, आउटपुट क्या करना था, आउटपुट द एवरेज बस विद द सुटेबल मैसेज। द एवरेज ऑफ टू टोटल्स इज कॉलन कॉमा एवरेज। ये मैसेज आपका आउटपुट हो गया और इधर आपके पास एंड प्रोसीजर। इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हुए थे अगर आप देखना चाहते हो कि क्योंकि ए और बी तो ग्लोबल वेरिएबल थे, हमने सिर्फ दिस नम वेरिएबल एक यूज़ किया है और एक हमने जो है यहाँ पर एवरेज वेरिएबल जो हाँ जी बनाकर यूज़ किया था, इसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं रियल होंगे। कोई सवाल इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद कहता है कि ये डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, ये तो एरेज का सवाल है तो ये भी नहीं कर सकते। और अगला क्वेश्चन भी जो है कहते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वैसे डायरेक्टली आपके बेसिक प्रोग्रामिंग से ज़्यादा रिलेटेड थोड़ा थोड़ा वो उससे भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी, उस पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इधर भी मैंने इसको इसलिए डाला कि कोई टेक्निकल नहीं है। लेट्स ट्राई। कहता है द प्रोग्राम विल कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। Calculations will occur at many places in the program and these involve the use of one of three tax rates। तीन टैक्स रेट्स हैं, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा और काफ़ी सारी जगहों पर जो है कैलकुलेशंस अकर होंगी। प्रोग्राम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, टैक्स पेएबल बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, कि इतने परसेंट टैक्स पे करना होता है। टैक्स रेट वैल्यूज रिप्रेजेंट अ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, अ टैक्स रेट वैल्यू ऑफ 5.23 represents 5.23%। In this case, tax payable on an item costing $100 will be $5.23। यानी कि उसने बताया कि तीन टैक्स रेट्स हैं जिनमें से एक 5.23 है। The tax rate values are used in several places within the program. One example is given in the pseudocode as follows। ये pseudocode है, उसके अंदर उसने कहा है कि हाई रेट को साइन किया हुआ फॉल्स को, फॉल्स। केस ऑफ आइटम कॉस्ट, इफ आइटम कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 50 तो टैक्स रेट क्या होगा, 3.75%। यानी कि उसने 3.75 उसने कहा था परसेंटेज रिप्रेजेंट हो रही है, परसेंट का साइन नहीं वैसे उसमें होता। अगर लेस देन इक्वल टू 200 होगा तो क्या होगा, टैक्स रेट 5.23। इफ इट इज ग्रेटर देन 200, टैक्स रेट 6.25। इन ऑल केसेस हाई रेट को साइन कर दिया जाएगा ट्रू। एंड केस, टैक्स पेएबल आइटम कॉस्ट टाइम्स द टैक्स रेट, यानी कि आपने कितना टैक्स पे पे करना है वो आइटम कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द सूडोकोड कंटेन्स अ लॉजिक एरर, आइडेंटिफाई द एरर एंड सजेस्ट अ करेक्शन। बात यह है कि इसके अंदर अगर आप सोचिए कि लॉजिक एरर क्या है, लॉजिक एरर, रन टाइम एरर और आपके पास थी कि कहते हैं तीसरी, मैंने क्या बताया था, बेसिकली दो लॉजिक, एक लॉजिक एरर होती है आपके पास, एक रन टाइम एरर होती है, और तीसरी कौन सी एरर पड़ी थी, सिंटैक्स एरर। सिंटेक्स एरर थी, यस। ठीक है, सिंटेक्स एरर हमारे पास आ जाती है वेयर जिधर आपने ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो नहीं की होती। लॉजिक एरर हमारे पास होती है कोई कैलकुलेशन इशू है। एंड रन टाइम एरर ये होती है कि एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कोई वैल्यूज मिसिंग हैं, या वो एट रन टाइम जो है वो एक लूप इन्फिनिट हद तक चली जा रहा है, वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा किसी वजह से, वो रन टाइम एरर होती है, इन्फिनिट कैलकुलेशन सर चल रन रही टाइम होती और सिंटैक्स एरर थोड़े सिमिलर ही होंगे एक तरीके से देखा जाए। नहीं, उसमें फ़र्क है। उसमें पाइथन में सिंटेक्स एरर बहुत ज़्यादा आती है, जिस तरह से मैंने ये इंडेंटेशन की बात की थी ना, कि ये चीज़ है, हम्म। ये बाउंड्री को फॉलो कर रहा है और ये चीज़ आपने एग्जैक्टली। स्पेस छोड़नी है। अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ी ना तो ये सिंटेक्स एरर है, ये रन टाइम एरर नहीं आएगी इस पे कोई, ये सिंटेक्स की एरर है। रन टाइम एरर ये है कि आपने कोई लूप लगाया, कंडीशनल लूप, एंड फॉर एनी रीजन वो कंडीशनल लूप कभी टूटता ही नहीं है और वो आइटरेशंस होती चली जाती हैं। तो वो चीज़ जो है कि कहते हैं इस नोन एज अ रन टाइम एरर। ये फिर आपने डिवाइड बाई जीरो कर दिया, प्रोग्राम कोड में कोई मसला नहीं कि अगर आपने ये लिख दिया, नो इशू। लेकिन जब रन टाइम पे ये इन्फिनिट कैलकुलेशंस करी जाएगा, क्योंकि आंसर इन्फिनिट है, इतना बड़ा आंसर प्रोसेस ही नहीं हो सकता कंप्यूटर के अंदर, तो वो कितने क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम, ये रन टाइम एरर होती है। खैर, इधर लॉजिक एरर के ऊपर जब बात आई, तो अगर आपको थोड़ा बहुत तरह के कहते हैं
इसके अंदर जो है लॉजिक एरर ये है कि कैलकुलेशन किधर हो रही है आपकी, ये तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये तो डायरेक्ट असाइन हो रहा है, यानी कि लॉजिक एरर आपकी मोस्ट लाइकली इधर एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अंदर जो चीज़ है वो ये कि एक परसेंटेज में है, दिस टैक्स रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज, तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड बाय 100 भी होना है। जो अक्सर आप पेबल टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आप इसको पूरे को डिवाइड बाय 100 भी करते हैं। ये एरर बीच में है। इसके अंदर क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ पेबल टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल इज नॉट करेक्ट। और करेक्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा कि आप बेसिकली करेक्शन उस पर लिखेंगे टैक्स पेबल, और इसको साइन करेंगे आइटम कॉस्ट टाइम्स टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय 100। ये जो है आपका कैलकुलेट हुआ है अब सही तरह से आपका जो टैक्स रेट था। ये इसके अंदर लॉजिक एरर थी। इसके अलावा कोई लॉजिक एरर अगर होने की पोजीशन भी नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी सारी जगह या तो रन टाइम एरर होगी या सिंटेक्स एरर होगी, कैलकुलेशन हो ही इधर रही है, जिस वजह से कि इसको सोचना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम टैक्स रेट वैल्यूज हैव बीन used wherever they are needed as shown in the pseudocode. For example above, text rates do not change while the program runs. ये चेंज नहीं होनी, तो कहते हैं आइडेंटिफाई अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टैक्स रेट वैल्यूज इन द फाइनल प्रोग्राम। क्या किया जाएगा? constant। कॉन्स्टेंट्स, हाँ, यूज कॉन्स्टेंट्स फॉर टैक्स रेट वैल्यूज। Describe the benefit of your answer in part B1 with reference to this program. अच्छा, विद रेफरेंस टू द इतने ना भाई डिस्क्रिप्शन मांगी हुई है। बेसिकली आप क्या करोगे कि टैक्स रेट्स कैन आर टू बी एंटर्ड वंस, टैक्स रेट्स आर टू बी entered only once and are fixed for the entire program. दूसरी बात यह है कि आपके इनपुट एरर्स जो हैं क्या कहते हैं, ये एक्सीडेंटल एरर्स जो हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। एक्सीडेंटल चेंजेस आर प्रिवेंटेड। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आ जाएगी, द कोड इज easier to understand and maintain. The code is easier to understand and maintain. ये तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ये वाली बात जो है जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ोगे तब उसके अंदर आप पढ़ सकोगे और समझ आएगी आपको। उसके बाद वो कहते हैं कि गिव दी, बारिश शुरू हो गई और कहते हैं गिव दी अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग टेबल एज यूज्ड इन द सूडो कोड। हाई रेट, हाई रेट की तरह लिखा हुआ है, हाई रेट की डेटा टाइप हमें नजर आ रही है बूलियन, और टैक्स पेएबल हमें नजर आ रहा है, टैक्स पेएबल क्या है, टैक्स पेएबल रियल होगा। द फाइनल केस कंडीशन greater than 200 in pseudocode example could be replaced with a keyword, give the keyword। कि इधर फाइनल केस कंडीशन क्या है आपकी, दिस, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, फाइनल केस कंडीशन लिखा जाता है विद अदरवाइज। इस क्वेश्चन में कोई सवाल आपका? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 उसने जिस तरह से बनाया ना वो इतना परेशान करने वाला है कि स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्या आ गया अचानक से, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। देखो, वो कहता है अ प्रोग्राम यूजेस 3 ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल्स HH, MM एंड SS। ये ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल्स हैं टू रिप्रेजेंट द करंट टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स यूजिंग अ 24 आवर क्लॉक नोटेशन।
24 आवर क्लॉक नोटेशन वो जैसे रात के 12 बजे जो है कि कहते हैं वो 00 हो जाता है, और दोपहर के 12 बजे इज एक्चुअली द 12. Midnight would be represented as 00:00:00. If the variables h, and ss contain the values 16, 30, 10 respectively, the time would be basically 4:30 बज के 10 सेकेंड और just 4:30 in the afternoon. वो ये बता रहा है कि एच, और ss क्लॉक की ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि उसके आवर्स, सेकेंड्स और मिनट्स 24 आवर क्लॉक नोटेशन में स्टोर करते हैं. A procedure tick will be called every second. जो प्रोसीजर टिक है ना आपका, ये सिस्टम हर एक सेकंड में कॉल करेगा. द प्रोसीजर टिक विल क्या करेगा, अपडेट द वैल्यू ऑफ सेकंड ईच टाइम इट इज कॉल्ड. हर दफा जब कॉल किया जाएगा तो सेकंड की वैल्यू में यानी कि एस को कर देना है SS+1. अपडेट द वैल्यू ऑफ HH एंड MM अप्रोप्रिएटली. अच्छा, इस ये कैसे होगा, ये तब होगा कि जब SS आपका 60 को पहुंच जाएगा तो आप MM को इंक्रीमेंट कर दोगे. मतलब ये ना कि 60 सेकंड गुजरे तब अगला मिनट शुरू होना है, और वापस SS को फिर से वापस 0 पे ले आओगे. और यही सेम चीज़ जो है आप R के साथ भी करोगे फिर, कि R को जब आप इंक्रीमेंट करोगे तो उसके बाद यानी कि जब आपका MM 60 को हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप MM को वापस 0 पे ले आओगे. कॉल अ प्रोसीजर चेक अलार्म टू एट द स्टार्ट ऑफ ईच मिनट. चेक अलार्म प्रोसीजर कॉल करना है एट द स्टार्ट ऑफ ईच मिनट. जब भी मिनट की वैल्यू 0 पे जाएगी तो इस केस में आपने चेक अलार्म कॉल कर देना है. कॉल अ प्रोसीजर न्यू डे व्हेन एवर द टाइम रीचेज मिडनाइट. टाइम रीचेज मिडनाइट कब होगा, जब HH की वैल्यू 24 पहुंचेगी तो HH को 0 कर देना है. लाइक जब HH जो है आपका 24 हो जाएगा तो फिर आप HH को 0 साइन कर दोगे और आप न्यू डे कॉल कर दोगे, जिससे क्लॉक को पता चल जाएगा कि एक नया दिन स्टार्ट करना है. कंप्लीट द प्रोसीजर फॉर सूडो कोड फॉर प्रोसीजर टिक. ये जो सवाल था ये आपको समझ आया, क्या बात हो रही थी बीच में? जी सर समझ में आ गया. आई थिंक इसमें बस रिपीट अंटिल लगेगा 3-4 दफा, साथ में इफ क्लॉज लगेगी बस. नहीं, रिपीट अंटिल कोई लूप की भी जरूरत नहीं है आपको. है. अच्छा, अगर आपको मैं एक वैसे कहूँ कि प्रोसीजर टिक लिख के दिखाओ, ये जो सवाल है ये लिख के जो है ना मुझे भेजो. लेट्स सी. करूँ मैं भी ट्राई. हाँ करो. यस. अच्छा, ये SS को किया SS+1. इफ SS इक्वल्स टू 60 देन, ये देन इफ की वाली लाइन पे लिखते हैं, अगली लाइन पे नहीं देन लिखते. SS को कर दिया 0, MM को कर दिया MM+1. आपने उसके बाद किया कॉल प्रोसीजर चेक अलार्म. इफ MM इक्वल्स टू 60, आपने MM को कर दिया 0 पर, HH को कर दिया HH+1. इफ HH इक्वल्स टू 24 देन कॉल न्यू डे. तो HH को 0 किसने करना था? भूल गया सर, वो जल्दी जल्दी में कर रहा था. हाँ, तो और ये जितने भी एफ हैं ये एंड एफ नहीं किए हुए. सर वो जल्दी जल्दी में कर रहा था ना. तो जल्दी किस बात की है, मैं क्या इतना घंटा पढ़ा हुआ है अभी क्लास का आराम से. बट मुझे समझ में आ गया था सर क्वेश्चन वैसे. हाँ ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है. बट एक तो इसमें ये मुझे कि आई ये, थिंक सिंटैक्स एरर काफी की है मैंने. जी जी, एक तो ये इफ और देन सेम लाइन पे होते हैं, देन अगली लाइन पे नहीं जाता. दूसरी बात ये कि जितने भी आपके वो है क्या कहते हैं इफ, इसको एंड एफ भी उसी में करना होता है. ये वाला इफ भी ये इस वाला एंड एफ में, ये वाला भी ये वाला इसमें. इससे चेक अलार्म और ये न्यू डे चेक अलार्म इधर कॉल की एंड पे आप इधर कर रहे हो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो ठीक है आपका, उसमें कोई इशू नहीं, कोड ठीक तरह ही एग्जीक्यूट होगा. तो ठीक है, आपने आंसर अच्छा लिख लिया, गुड. हालांकि थोड़ा उससे ट्रिक किया हुआ सवाल में, लेकिन इसका मतलब ये कि आपको समझ तो आ चेक गया होगा. अलार्म तो मार्किंग सी में तो उसने बाद में लिखा है चेक अलार्म. मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इधर कॉल करो या इधर कॉल करो, एक ही बात है, क्योंकि उसने बेसिकली इस वाले इफ के बाद बाहर कॉल किया ना, इस वाले इफ के बाद कॉल की, तो वो इधर कॉल हो या इधर कॉल हो एक ही बात होगी. एग्जीक्यूट सेम कंडीशन हाँ पे ही होगा. सही सही. उसके बाद वो कहता है कि ये सारा से ये कौन सा है रिजल्ट दिस. अच्छा चलो ये तो नहीं. उसके बाद वो ये वाला कहता है, यस, ये क्वेश्चन. सर इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई. जी जी. जो फॉर्मेट बोला था आंसर का, वो मतलब लाइक उसने मतलब 0 1 या उस तरीके से लिखा जाए.
तो वो उससे तो हमने आंसर तो कहीं लिखने को कहा ही नहीं है आपको, उससे सिर्फ कहा है कि टिक जो है, टिक बेसिकली घड़ी की एक टिक, वो ये प्रोसीजर कर रही है। ये तो उससे वैसे समझ लो, समझाने के लिए कोशिश की कि एच एच एम एम और एस एस का मतलब क्या है। आपने आउटपुट नहीं करना उस फॉर्म में, सही। आपका जो काम है ना कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है, वो इस वाले पार्ट में लिखा होता है। काम सिर्फ ये होता है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जो मकसद क्या होगा इस प्रोसीजर का। सही। ये चीज़ है जो करनी है, दिस थिंग इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है और ये उसका प्लान सोल्यूशन है, प्लान और हम्म। सोल्यूशन है। और आप बेसिकली बस उस सोल्यूशन का आगे से सूडो कोड लिख देते हो। सही। उसके बाद वो कहता है कि ओह मैं आंसर्स पे क्यों आ गया वापस। कहता है कि ये टिक के बाद एक और इसमें मजे का सवाल इसी तरह का दिया हुआ है कि अ ग्लोबल वेरिएबल टिक इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एवरी मिली सेकेंड 1000 टाइम्स पर सेकेंड। दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि बेसिकली कंप्यूटर की टेक होती है। जिस तरह से आपने वो पढ़ा होगा कितनी टिक स्पीड आपके ग्राफिक्स कार्ड की है या प्रोसेसर कितनी टिक स्पीड है, या वो माइनक्राफ्ट टिक स्पीड के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने वो डे सेट किया होता था कि ये दिन का कौन सा टाइम वो टिक हम्म। स्पीड के हिसाब से होता था। कि ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल टिक इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एवरी मिली सेकेंड, यानी 1000 टाइम्स पर सेकेंड, रिगार्डलेस ऑफ अदर प्रोग्राम्स रनिंग। यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है कंप्यूटर पे, उसने हर सूरत इंक्रीमेंट करना है 1000 दफा 1 सेकेंड में। द वैल्यू ऑफ टिक कैन बी रेड बाय एनी प्रोग्राम बट द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। यानी कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी टाइम पे टिक की वैल्यू को रीड कर सकता है, बट शर्त ये है कि जब वो वैल्यू रीड कर रहा होगा तो वो जो वैल्यू पिक की गई है ना, लाइक उसने एक वैल्यू कॉपी कर ली अपने पास के उसने टिक की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये थी, ये उसने अपने पास कॉपी की, तो इस चीज ने जो है चेंज नहीं होना। जब उसने कॉपी कर ली है तो बेसिक ये वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट करता चला जाएगा टिक आगे, ये 12501 फिर 12502 होता रहेगा, बट दिस कॉपी ऑफ दिस वैल्यू ये नहीं चेंज होगी जब वो वैल्यू रीड कर रहा है। assume that the value of tick does not overflow, कोई मैक्सिमम रेंज नहीं है इस वैल्यू की, ये ताहयात उस कंप्यूटर के इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। वो कहता है कि एज एन एग्जांपल द फॉलोइंग सूडो कोड एल्गोरिथम वुड आउटपुट गुड बाय 40 सेकंड्स आफ्टर आउटपुटिंग हेलो। ये गुड बाय आउटपुट करेगा 40 सेकंड्स आफ्टर आउटपुटिंग हेलो। उसने क्या किया, उसने क्या डिक्लेयर स्टार्ट इंटीजर, आउटपुट हेलो, हेलो आउटपुट करने के बाद उसने स्टार्ट को टिक की करंट वैल्यू साइन कर दी। टिक की करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास है 0, अभी कंप्यूटर स्टार्ट होते साथ होते हेलो कर दिया, रिपीट टू नथिंग, ये कमेंट है बेसिकली, डबल स्लैश के साथ जो है ना कमेंट लिखा जाता है। कुछ भी नहीं करना अंटिल टिक की वैल्यू क्या हो जाए, स्टार्ट प्लस 40,000, आउटपुट गुड बाय। देखो उसने कहा कि 1000 टाइम्स पर सेकेंड होगा, यानी कि जब टिक जो है उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 सेकंड गुजर चुका है। जब टिक की वैल्यू 10,000 हो जाएगी तो क्या मतलब होगा कि 10 सेकंड गुजर चुके हैं। जब टिक की वैल्यू 60,000 हो जाएगी तो क्या मतलब होगा कि 1 मिनट गुजर चुका हुआ है। और जब टिक की वैल्यू जो है कि कहते हैं 36,000 हो जाएगी, 360,000 हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये कि 1 घंटा गुजर चुका हुआ है। ये बात समझ आती है ना। हम्म। तो उसने क्या किया कि इससे बेसिकली ये जो तरीका है ना, जो इसने ये सूडो कोड लिख के दिया हमें, ये सूडो कोड है बेसिकली टाइम गुजारने का तरीका है, ये टाइम गुजारने का तरीका कि टाइम किस तरह से स्किप किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, कि रिपीट डू नथिंग अंटिल टिक प्लस स्टार्ट प्लस जितना मर्जी आपका टाइम उससे गुजारना है वो आप टिक्स की फॉर्म में इधर लिख लो, आउटपुट गुड बाय। तो इससे क्या होगा कि हेलो चलेगा, 40,000 दफा टिक जब इंक्रीमेंट करेगा तो उसका मतलब ये है कि उसके 40 सेकंड गुजर चुके हैं, उसके बाद वो आउटपुट कर देगा गुड बाय। अब ये जो है ना, ये सारी की सारी उससे बताया है कि पर्पज ऑफ प्रोग्राम क्या है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम है द प्रोग्राम इज नीडेड टू हेल्प अ यूजर टू टाइम एन इवेंट सच एज बॉइलिंग एन एग। इवेंट टाइमर के तौर पे जैसा माइक्रोवेव का टाइमर होता है वो उसने बनाया है। द टाइम टेकन फॉर एन इवेंट इज नोन एज द elapsed टाइम। एक काम होते हुए कितना टाइम गुजर चुका हुआ है उसको elapsed टाइम कहा जाता है। द प्रोग्राम कंटेन्स प्रोसीजर टाइमर विच विल, टाइमर अब क्या करेगा ये काम आप देख लो,
takes two integer values representing an elapsed time in minutes and seconds, कि कितना टाइम लगना है इस काम को वो मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में वो पैरामीटर में लेगा. यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टिक टू कैलकुलेट द elapsed टाइम. यानी कि जिस तरह से यहाँ पर उसने 40 सेकंड गुजारने का तरीका मैं बताया, 40 सेकंड गुजारने का तरीका मैं बताया, जिसके थ्रू के मैंने आपको ये कन्वर्जन टेबल निकाल के दे दिया कि किस तरह से आप elapsed टाइम मेजर कर सकते हो. उसके बाद वो कहता है कि आउटपुट अ वार्निंग मैसेज 30 सेकंड्स बिफोर द elapsed टाइम इज अप. यानी कि वो जो अंडा उबलने में जब 30 सेकंड रह गए हैं तो एक आउटपुट मैसेज, वार्निंग मैसेज आउटपुट करना है कि जी अंडा उबलने में 30 सेकंड रह गए हैं. आउटपुट ऑफ फाइनल मैसेज व्हेन द टोटल टाइम इज elapsed, कि अब अंडा उबल चुका है, इसको चूल्हे से उतार लो. फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ एन अलार्म of 5 minutes 45 seconds will makes the following call timer 5:45. 5 minutes 15 seconds have elapsed, the program will output 30 seconds to go. 5 minutes 45 seconds have elapsed, program will output the time is up. राइट pseudocode for the procedure timer. ये किस तरह से किया जाएगा? देखो हमने जो है क्या करना है कि इसका मतलब ये काम है सिर्फ कि हमने इस मिनट्स और सेकंड्स को किसी तरह से टिक्स में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम टोटल टाइम ऑफ टिक्स निकाल सकें. देखो अगर हमने टोटल टाइम ऑफ टिक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. अगर मैं ये 5 मिनट 45 वाली एग्जांपल ही मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ. 5 मिनट 45 सेकंड है तो 5 मिनट को कन्वर्ट कैसे से किया जाएगा? देखो जो आपका elapsed टाइम है, लाइक अगर अभी अंडा उबलने को रखा है, अभी टाइमर चलाया है, वो टिक की करंट वैल्यू पिक करेगा, इसमें प्लस करेगा ना ये 5 मिनट 45 सेकंड. 5 मिनट 45 सेकंड की कन्वर्जन देखो, 5 मिनट 45 सेकंड की कन्वर्जन क्या होगी कि 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बेसिकली ये चीज़ जो है ये आपके मिनट्स हैं. इधर मिनट्स का वेरिएबल आप ले लो, मैं मिनट्स का वेरिएबल ही लिख लेता हूँ, बल्कि जो भी आपके मिनट्स हैं वो टाइम 60, ये किस पे कन्वर्ट हो गए? सेकंड्स में. इस पे क्या ऐड होगा? आपके सेकंड्स. ये टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स बन गए. सेकंड्स को टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या था? आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास टोटल टिक्स बन गई. ये वो टाइम है बेसिकली जो कि आपका एंड टाइम है, ये एंड टाइम है आपका. और वार्निंग टाइम क्या होगा? जिस पे वार्निंग देनी है, वार्निंग किस पे आएगी? इससे 30 सेकंड पहले आएगी वार्निंग. तो वार्निंग देने के लिए क्या करेंगे आप? एंड टाइम माइनस 30 सेकंड्स, तो 30 इंटू 1000, क्योंकि एंड टाइम भी टिक्स में है ना, तो ये भी टिक्स में बना दिया. तो 30,000 टिक्स पहले वार्निंग देनी है और उसके बाद आपने एंड टाइम पर जो है टाइम इज अप आउटपुट करना है. ये कन्वर्जन आपको समझ आएगी कैसे की गई है? ये सर समझ में आ गया. एंड टाइम में हम टिक को क्यों ऐड कर रहे हैं टोटल टाइम में? ये सारी जगह पे हाँ, उसकी वजह है क्योंकि उससे करंट वैल्यू ऑफ टाइम टिक भी तो रीड करनी है. इधर तो मैंने जीरो एज्यूम की थी, उससे करंट वैल्यू ऑफ टिक है क्योंकि इट इंक्रीमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ अदर प्रोग्राम्स रनिंग. उसकी करंट वैल्यू से आगे चलना है ना. लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपने जो है अंडा 20 मिनट बाद उठा लेना चूल्हे पर से, तो अभी 7:20 हो रहे हैं, तो आप 7:20 से 20 मिनट आगे उठाओगे ना, कि रात के 12 बजे से तो 20 मिनट बाद नहीं उठाओगे अंडा. तो आप अभी की वैल्यू, जो अभी की वैल्यू के 7:20 हुए हैं वो ये है. ये बेसिकली वो आपके 7:20 है, ये आपके 7:20 है. इसमें जो है अब के 20 मिनट बाद जो हैं वो ऐड हो रहे हैं इसमें. वो मतलब मैंने तो 5:45 ही कन्वर्जन की, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ सर. ये समझ आया हाँ समझ कि में आ ये गया सर. करंट सिस्टम टाइम है, वो पिक किया गया था क्योंकि उसने कहा था कि ये इंक्रीमेंट करता है रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोग्राम रनिंग. और उसने हमारे लिए ये बात कही थी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो जब उसे वैल्यू रीड करनी है तो वैल्यू चेंज नहीं होती. तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी टेक की कभी भी. ये वैल्यू जब प्रोग्राम रीड कर रहा है जितना टाइम उतनी कांस्टेंट रहेगी. अब इसको सूडो कोड लिख के दिखाऊं या कोई और सवाल है? हाँ बताए सर. अच्छा ठीक है. अब देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, लेकिन ये सवाल इस तरह से वो देता है, ये बेसिक प्रोग्रामिंग के सारे सवाल सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आते हैं. इससे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जिस वजह से कि स्टूडेंट नंबर लूज कर लेता है इस चीज़ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई है नहीं, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है. तो ये आपके पास आ गया प्रोसीजर टाइमर. इससे पैरामीटर में दो चीज़ें लेनी थी, एक आपके ले लिए मिनट्स और एक इससे आपने ले लिए सेकंड. ये सेकंड दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं.
उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो है मैं अपने पास एंड टाइम वेरिएबल में एंड टाइम स्टोर कर लेता हूँ। एंड टाइम कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी बताया था, क्या है कि टिक प्लस इधर आपके पास मिनट टाइम्स 60 प्लस सेकेंड्स इनटू 1000। ये सारे टिक्स पे आपके पास एंड टाइम आ गया। और हमारे पास वार्निंग टाइम जो है उसे 30 सेकेंड्स पहले का है। वार्निंग टाइम इसका बनाया जाएगा एज एंड टाइम -30 इंटू 1000। 30,000 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई उसमें मसला नहीं है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टाइम गुजारता हूँ। पहले कौन सा वाला टाइम गुजरेगा? पहले ये वार्निंग टाइम वाला टाइम गुजारना है ना हमने, अभी करंट टिक से लेकर वार्निंग टाइम वाला टाइम गुजारने का तरीका हमें यहाँ पे बता दिया गया था। रिपीट डू नथिंग अंटिल टिक इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस दिस। तो स्टार्ट वैल्यू उसमें ऑलरेडी एडेड है, तो वो वाला मसला हमारे लिए नहीं है कि स्टार्ट वैल्यू उसमें ऐड करनी हो। इधर लिखा जाएगा रिपीट डू नथिंग। ये डू नथिंग कमेंट है, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। अंटिल टिक इज इक्वल टू टिक की करंट क्या वैल्यू हो जाए, टिक की वैल्यू वार्निंग टाइम तक हो जाए, क्योंकि टिक ग्लोबल वेरिएबल है। टिक इज अ ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी वजह से ये कि जब ये लूप स्टार्ट होगा ना तो इसकी वैल्यू अपडेट होगी। इधर वैल्यू रीड की गई थी, लूप में नहीं रीड की जा रही, तो फिक्स थी। जब वो इधर आएगा ना तो इसकी वैल्यू रीड होगी, फिर इन वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब वो रिपीट चलाएगा, तो क्योंकि अब आइट्रेशन हो रही है कोड की, तो ये चलेगा। दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि ज़्यादा जो हार्डवेयर समझता हो स्टूडेंट, जिससे वो हार्डवेयर वाला टॉपिक पढ़ा हो चैप्टर 3, वो फिर भी इसको समझ सकते हैं कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। जब आपका वार्निंग टाइम गुजर गया तो आपने आउटपुट करना है, आउटपुट 30 सेकेंड्स टू गो। ठीक है, जब ये लूप एंड होगा तो ये आउटपुट कर देगा। उसके बाद आपने दोबारा रिपीट चलाना है। अब टेक की क्या वैल्यू है? वार्निंग टाइम, यानी कि अब 30 सेकेंड्स रह गए हैं। अब आप इसको चलाएंगे तो अगेन डू नथिंग अंटिल टेक इज इक्वल्स टू एंड टाइम। एंड टाइम के ऊपर आप आउटपुट करेंगे द टाइम इज अप। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका जो प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगा। कोई सवाल इसके अंदर समझ आया आपको ये सारा? जी सर समझ में आ गया। अच्छा, सीन क्या किया गया था कि हमने बस ये कन्वर्जन समझनी थी एक दफ़ा। जिससे कन्वर्जन समझ ली है उससे कन्वर्जन निकाली, दोनों टाइम्स कैलकुलेट किए। पहले हमने वार्निंग टाइम तक चलाया, क्योंकि वो पूरा टाइम -30 सेकंड्स तक का, उस पर आउटपुट की वार्निंग, फिर दोबारा से टाइम गुजारा और फिर उसके बाद कर दिया टाइम इज अप। एंड प्रोसीजर सिंपल। उसके बाद अ, ये भी क्वेश्चन 38। इसके कितने क्वेश्चन और इस तरह के हैं? एक क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इन 41 भी इंटरेस्टिंग है और 42 भी इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 38, ये ज़्यादा समझाने वाला क्वेश्चन है। ये अभी तक जो है ना मैंने मेरे नज़दीक मुश्किल तरीन सवालों में से, क्योंकि स्टूडेंट को आराम से समझ भी नहीं आता कि इसमें हो क्या रहा है। अब गौर से सुनना है इसको। इन सम कंट्रीज ऑन द थर्ड संडे इन मार्च, जब मार्च का तीसरा संडे आता है, डे लाइट सेविंग बिगिंस व्हेन क्लॉक मूव्स फॉरवर्ड बाय 1 आवर। यानी घड़ी 1 घंटा आगे हो जाती है उनके लिए डे लाइट सेविंग। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है इससे हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? अ मॉड्यूल एडजस्ट क्लॉक विल टेक एन इंटीजर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ ईयर। इस पे ईयर पास किया जाएगा। द मॉड्यूल विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन मार्च ऑन विच द क्लॉक मूव्स फॉरवर्ड। For example, the following line of pseudocode would assign day number the value 20.
इसका मतलब क्या है? The right pseudocode for the function adjust clock date function from insert should be used in your solution. मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि ये बेसिकली फंक्शन जो है ये वो तारीख रिटर्न करेगा जिसके ऊपर थर्ड संडे आ रहा है। उस साल में थर्ड संडे कब आ रहा है ये वो वाली तारीख रिटर्न करेगा। अगर आप इस साल के कैलेंडर को खोलो अपने फ़ोन के ऊपर तो आप ये बात देख सकते हो कि इस साल में मार्च के अंदर पहला अच्छा पहली तारीख संडे को है, उसके बाद थर्ड संडे 15th को आ रहा है। बट दैट्स नॉट द केस फॉर एवरी मंथ। हर साल में ये तारीख चेंज होती रहती है कि थर्ड संडे कब आना है। तो हमने इस साल के अकॉर्डिंग जो साल पैरामीटर में आया हुआ है इस साल के अकॉर्डिंग आपने थर्ड संडे को ढूंढना है। सवाल का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि बेसिकली कैलेंडर पे जब थर्ड संडे आएगा किस तारीख को थर्ड संडे आ रहा है वो हमने रिटर्न करना है इस साल के मुताबिक। 2026 में थर्ड संडे किस दिन आएगा? 15 तारीख को आएगा, तो 15 रिटर्न होगा और डे नंबर को साइन हो जाएगा। 2022 में कब आया था? 20 तारीख को आया था, यानी 20th ऑफ मार्च को थर्ड संडे ऑफ मार्च था, तो वो डे नंबर को साइन हो गया था। तो हमने ये तारीख ढूंढनी है ऑन विच द थर्ड संडे आ रहा है। अच्छा, आगे क्लॉक एडजस्ट करना और वो काम जो है ना हमारा नहीं है क्योंकि डे टाइम फंक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब इसको कैसे किया जाएगा? इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो है हमें ईयर तो पता है ना, हमें ईयर पता है तो हम अपने इंसर्ट को खोल लेते हैं। एक मिनट, इंसर्ट किधर गया मेरा? देखो, हमारे पास सेट डेट फंक्शन है, डे मंथ ईयर लेता है और उसकी ये तारीख बना के वेरिएबल को साइन कर देता है। अगर मैं ऐसा करूं कि सबसे पहले, अब बड़े गौर से देखना है इस चीज़ को, कि मैं यहां पर अपने पास दिस डेट वेरिएबल ले लेता हूं और मैं इसको साइन कर देता हूं सेट डेट यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ मार्च और ईयर जो आपके पैरामीटर में आया हुआ है ये वो पैरामीटर में आ गया। इससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ मार्च आ गई आपके पास, ऐसा ही है ना? समझ नहीं आया सर मुझे हमने अभी क्या किया कि दिस डेट वेरिएबल को मैंने फर्स्ट ऑफ मार्च असाइन कर दी। सेट डेट यूज करके फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन, उसको यूज करते हुए मैंने अभी फर्स्ट ऑफ मार्च डेट जो है दिस डेट में स्टोर कर दी है। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ मार्च और ईयर पैरामीटर में से, ये पैरामीटर में जो पास हुआ था ये वो है। ठीक हो गया? सही है अच्छा, बल्कि इसको भी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। मैं इधर जो है ये फर्स्ट की बजाय एक वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ। ये वेरिएबल एक्स मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक लूप के अंदर एक्स को इंक्रीमेंट करता जाता हूं। ठीक है? और हर दफा डे इंडेक्स यूज करते हुए मैं चेक करूंगा दिस डेट के ऊपर कि कौन सी वाली डेट के ऊपर जाके, यानी कि कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स पे जाकर। डे इंडेक्स से क्या होता है कि संडे जो है हमारे पास कौन सा वाला था? डे इंडेक्स पे संडे हमारे पास 1 है। ठीक है? मैं इसको इंक्रीमेंट करके ये चेक करता रहूंगा कि किस वैल्यू ऑफ एक्स पर जो है डे इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। ये बात समझ आई कि मैंने x को 1 से स्टार्ट किया, x की इनिशियल वैल्यू थी 1, मैंने x को इनिशियली 1 असाइन कर दिया और मैं x को 1 2 3 4 5th 6th एंड 7th ऑफ मार्च इन सारी डेट्स पे चेक कर रहा हूं कि एट व्हाट डेट हमारे पास डे इंडेक्स 1 आ जाती है, यानी कि संडे कब आता है। ये बात समझ आई? अब जब हमने ये वेरिएबल चेक करके किया तो ये कौन सा वाला संडे आया? ये फर्स्ट संडे आया है। ठीक है? जिस x की वैल्यू जब आकर इस पे रुक जाएगी, जब x की वैल्यू आके इस पे रुक जाएगी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट संडे की तारीख आई है ना। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल इधर जो है आपके पास आंसर आ जाता है कि 3 मार्च को जो है फर्स्ट संडे था, फर्स्ट संडे 3 मार्च को था, ये तो हमारे पास अभी फर्स्ट की आई है। अगर मैं 3 के अंदर 14 ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास 3 संडे नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, 3 संडे की तारीख आ जाएगी ना हम्म, 14 ऐड कर देंगे, क्योंकि हाँ 7 हाँ दिन हाँ। बाद सेकंड संडे और उसके 7 दिन बाद 3 संडे। हम्म। बस ये कोड है आपका, और मैं ये जो अब ये जो 14 ऐड करने के बाद वैल्यू बनी है रिटर्न कर दूं। और ऐसे हम ये भी तो कर सकते हैं, एक संडे आने के बाद वो एक और काउंट इंट्रोड्यूस कर दे, उसमें +1 ऐड कर दे। जब वो अ, 3 हो जाता है तो फिर वो वाला संडे आउटपुट कर दे। नहीं, आपने कहा कि ये डे इंडेक्स से हमने निकाला, हम्म। हमने एक्स को इंक्रीमेंट किया, और फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर आके रुकता है कि जी ये इस पे फर्स्ट संडे आया, उसके बाद क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डे इंडेक्स पे जब दिस डेट आती है वो इक्वल टू 1 हो जाती है, मतलब संडे आ जाता है पहला संडे हमारा। जी। उसके बाद फिर वो कोई काउंट आ जाए जिसमें वो ऐड हो जाए +1। फिर जब वो काउंट 3 पहुंच जाएगी तो टेक्निकली थर्ड संडे आ जाएगा, तो फिर हम उसको स्टॉप कर देंगे नहीं, लूप को। डे वो लड़के डे इंडेक्स, मेरी बात सुनो, +3 किस चीज में कर रहे हो? +3 तो +3। 3 दिन बाद हो जाएगा ना वो तो उसके नहीं तीन नहीं, दिन बाद। +3 मैं मतलब संडेज काउंट कर रहा हूँ एक तरीके से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, ये 1 से 7 तक होती है डे इंडेक्स, ये इससे वापस घूम के फिर 1 की तरफ आ जाएगी। तो उस पे वो तो ऐड ही नहीं होगा, जैसे कि आप 3 संडे तक चले जाओ किसी तरह। 3 संडे तक जाने का तरीका है कि 14 ऐड करो, तो आप 3 संडे के ऊपर आओगे ना। हाँ ये भी है, नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ सर। अच्छा, आप ऐसा करो, अपना जो आपके जहन में है ना उसे लिख के दिखाना। मैं एक दफ़ा ये पहले अपना कोड लिखता हूँ, उसके बाद आप मुझे लिख के दिखाना। हो सही है सकता है सही ठीक है। हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, हो सकता है ठीक हो। अच्छा, अब मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप जो है ना अपना आइडिया मुझे बताना ज़रूर कि क्या आपके जहन में चल रहा है। इधर हमारे पास आ जाता है फंक्शन एडजस्ट क्लॉक। पैरामीटर में से लेना था दिस ईयर विच इज़ इंटीजर, एंड इट रिटर्न्स डेट ऑफ 3rd संडे करता है ना, रिटर्न्स इंटीजर। इससे पता है मसला क्या है क्वेश्चन के? क्वेश्चन में उसने पता है ये लफ्ज है, नंबर ऑफ डे इन मार्च। नंबर ऑफ डे वो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। बेसिकली नंबर ऑफ डे जो है वो बेसिकली तारीख, जिसको हम तारीख बोलते हैं ना, वो नंबर ऑफ डे होती है इसके लिए। लेकिन ये बड़ा अजीब सा लफ्ज है इनके लिए कि जिसको ये नंबर ऑफ डे बोल रहे हैं, क्योंकि डेट डेटा टाइप है तो वो तो बोलेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन खैर, इधर क्या करता हूँ मैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास एक्स वेरिएबल को सेट कर देता हूँ 0 पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लगा देता हूँ रिपीट का, रिपीट। मैं करता हूँ x को x+1। अब x की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद मैं दिस डेट वेरिएबल को साइन कर देता हूँ सेट डेट x मार्च और ईयर दिस ईयर, ठीक है। ये ईयर साइन करने के बाद मैंने चेक करनी है अब इसकी डे इंडेक्स, कि इफ डे इंडेक्स दिस डेट इज इक्वल टू दिस, सॉरी 1। अगर ये 1 की इक्वल है, 1 कितना अजीब सा लिखा गया, अगर ये आपके पास 1 की इक्वल है देन आपने क्या करना है, देन हमने इस डेट को स्टोर कर लेना है, ठीक है। मैं इधर अपने पास संडे 1 नाम रख लेता हूँ इस वेरिएबल का। संडे 1 के ऊपर मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एक्स को, कि ये वाली जो वैल्यू ऑफ एक्स थी ना, दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाज बेसिकली द डेट ऑफ द फर्स्ट संडे, यानी तारीख ऑफ द फर्स्ट संडे थी। इधर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, और उसके बाद मैं इधर क्या कहते हैं लगा दूंगा अनटिल। अनटिल क्या कंडीशन लगाई जाए, अनटिल x इज इक्वल टू 7, बिकॉज 7 से आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है।
जब x 7 हो जाएगा, या x ग्रेटर देन 7 कर लेना चाहिए, बल्कि इधर x ग्रेटर देन 7, तो उसके बाद रुक जाए, क्योंकि इससे आगे हमें चेक नहीं करना। अब थर्ड संडे कैसे निकाला जाएगा? मैं इधर रख लेता हूँ संडे 3, उसका नाम है संडे 3 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, असाइन करेंगे हम इसे संडे 1 प्लस 14। तो ये थर्ड संडे आपके पास आ गया। मैं उसके बाद रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न संडे 3, और इधर आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। ये ओहो, अब ये देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स सवाल बनाया था और सोल्यूशन कितना छोटा सा है इसका। वेरिएबल्स की बात करें तो एक वेरिएबल आपके पास दिस डेट का है, एक ये x है, संडे 1 है और संडे 3 है। ये 4 वेरिएबल्स इसमें। कोई सवाल इसके अंदर? रिपीट अंटिल के बाद हम रिपीट के बाद डायरेक्ट अंटिल वो नहीं कर सकते, डे इंडेक्स दिस डेट इक्वल्स टू 1? नहीं, वो मैं इफ कंडीशन बीच में इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं इसको स्टोर भी करना चाह रहा था, इस वजह से। हाँ, अभी इधर ये भी लगा लो कि रिपीट अंटिल डे इंडेक्स इक्वल्स टू 1, वो भी कर सकते हो, वो कोड भी कम हो ठीक है। जाएगा। हाँ, लेकिन वो बस इस बात का ख्याल रख लेना कि ये वैल्यू सही से स्टोर हो जाए। अगर वैल्यू सही से स्टोर होती है तो बिल्कुल ठीक है फिर। अच्छा, अब मुझे अपना सोल्यूशन बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे थे, वो लिख के मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कहता है कि a student has been asked to create a simple guessing game problem. The program will generate a random integer value between 1 to 1000. It will then repeatedly prompt the user to input an integer value until they input the randomly generated value. The student has written a structure English description. यानी कि वही कह रहा है कि एक सिंपल गेस गेम है आपके पास। ये तो वैसे बहुत ही आसान सवाल है, तो आप खुद भी कर लोगे। कि वो कहता है कि आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट होगा बिटवीन 1 से लेकर 1000 तक। रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट एंड वैल्यू अंटिल द वैल्यू द रैंडमली जनरेटेड वैल्यू जो है वो इनपुट हो गई। द स्टूडेंट हैज रिटन अ स्ट्रक्चर इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, रैंडमली जनरेट एन इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1 एंड 1000 इंक्लूसिव। 1 से लेकर 1000 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा इंटीजर। प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट अ इंटीजर वैल्यू, वो एक इंटीजर वैल्यू इसमें डालने के लिए आपसे कहेगा आउटपुट द मैसेज इफ द वैल्यू इनपुट वाज टू हाई। अगर बहुत ज़्यादा थी तो उसको बताओ कि बहुत बड़ी वैल्यू निकाली है, वापस स्टेप 2 की तरफ जाओ। आउटपुट ऑफ मैसेज इफ द वैल्यू इज टू लो देन रिपीट फ्रॉम स्टेप 2, कि अगर उसने वैल्यू छोटी निकाली है उससे तो फिर स्टेप 2 की तरफ जाएं। आउटपुट ऑफ मैसेज इफ द वैल्यू वाज द सेम वैल्यू वाज रैंडमली जनरेटेड, एंटी प्रोग्राम। अगर वो मैच कर जाती है तो उसको बताओ कि ठीक निकल आया, प्रोग्राम एंड कर दो। द pseudocode algorithm for this structure English description assume no input validation is needed. इनपुट करेक्ट ही होगा, इंटीजर ही होगा, 1 से लेकर 100 तक के दरमियान में ही आएगा। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ये तीनों के तीनों बेसिकली आपका रैंडम फंक्शन, जो बिल्ट इन रैंडम फंक्शन है ना, इसके ऊपर सवाल आए हुए। और ये तीनों के तीनों जो सवाल है ना, ये 25 के सवाल है, 25 मई जून 25 के। तो इसको देख लेते हैं तीनों को कि आपने ये नंबर जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले इधर आपके पास आ जाएगा ये क्या है, अच्छा बस ये सूडो कोड है सिंपल। तो इधर आ जाएगा आपके पास डिक्लेयर, क्या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम बाद में देख लेते हैं। मैं इधर रख लेता हूँ जनरेटेड वैल्यू, जो कि बेसिकली वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो किस तरह से बनाई जाएगी। देखो आप कह रहे हो कि 1 से लेकर 100 इंक्लूसिव, ऐसा ही है ना? तो अगर मैं रैंड 100 और इसको मैं इंट कर दूं तो क्या ख्याल है, ठीक होगा? नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो वैल्यू तो मतलब लाइक कोई सी भी दे सकते हैं ना रैंडम। तो हाँ, तो हमने 1 से लेकर 100 तक निकालनी थी ना। ये इसकी अपर बाउंड्री हम लगाते हैं तो 0 से लेकर 100 तक तमाम वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं। तो क्या ये हमारी ठीक नहीं? आई थिंक ठीक ही होगा। ये अब इसमें कॉन्सेप्ट की बात है। बिल्ट इन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरेट करेगा वैल्यू, ये 0 से लेकर 99.99999 तक करता है।
ठीक है, ये किधर गया आपका बिल्ट इन फंक्शन, ये नॉट इंक्लूसिव ऑफ एक्स, और प्लस हमें जीरो भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इधर प्लस वन भी करेंगे साथ, क्योंकि जब आप इसे इंट करोगे तो क्या आएगा, ये 0 से 99 तक रह जाएगा ना, तो कोई भी नंबर जो जनरेट होगा, अगर 0 जनरेट होता है तो वो 1 बन जाएगा, 99 जनरेट होता है तो 100 बन जाएगा, रेंज आपकी करेक्ट हो गई। ये तो रेंज जब करेक्शन के, रैंड 101 होगा फिर? नहीं वो नहीं होगा, उसकी वजह से पता है क्या होगा, रैंड 101 से जीरो फिर भी जनरेट होगा, वो कैसे करेक्ट करोगे, हाँ ये भी हाँ हाँ हाँ, और फिर एक सही 101 सही वैल्यू सही। भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, वो भी आपको रोकना पड़ेगा, तो रैंड 100 प्लस वन आपको करना पड़ेगा। ये जो करेक्शन मैंने की है ना प्लस वन की, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ये तीनों इसी के ऊपर सवाल आए, ये तीनों सवाल सिर्फ रैंडम फंक्शन की इस करेक्शन के ऊपर सवाल इसने दिए थे, तीनों कंपोनेंट्स के अंदर आए थे, पेपर 21, 22, 23 के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, हम्म। अब ये जनरेट हो गई वैल्यू, तो अब कोड बिल्कुल आसान है, क्या करना है हमने यहाँ पे, हमने लगाना है रिपीट आउटपुट एंटर अ गेस वैल्यू बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेकर 100 तक के दरम्यान में आप वैल्यू एंटर करो, उसके बाद हम इनपुट ले लेंगे गैस का, इनपुट गैस, इधर अब हम कंडीशन निकालें, देखिए इफ गैस इज ग्रेटर देन जनरेटेड वैल्यू, देन अगर बड़ी है तो हमने बताना है वैल्यू वाज टू हाई, आउटपुट वैल्यू टू हाई, उसके बाद ये कहते हैं इधर एंड इफ, और फिर दूसरा इफ आ जाएगा आपके पास कि इफ गैस इज लेस देन जनरेटेड वैल्यू, देन आउटपुट वैल्यू टू लो, एंड इफ, उसके बाद क्या करना है, हमने एंड कब करना है, अनटिल जब उसका क्या कहते हैं गैस वैल्यू ठीक आ जाए, अनटिल गैस इज इक्वल्स टू जनरेटेड नंबर, जब वो इसकी इक्वल आ जाएगा तो आउटपुट हमने कर देना है, आउटपुट योर गैस इज करेक्ट। इसके अंदर सारा का सारा आर्ट जो पूछा गया था ना बेसिकली, जो उसने इस चीज़ के अंदर रखा है काम, वो 8 मार्क्स? ये 8 मार्क्स का था, देख लो, था कुछ भी नहीं, लेकिन 8 नंबर उसके उससे रखा हुआ है। अच्छा वैसे इसके अंदर सूडो को इसकी मार्किंग सी में देखते हैं कितने मार्क्स दिए हैं इस काम के, कि इसने रैंडम जनरेशन के आपको कितने नंबर दिए हैं। देखो इससे रैंड यूज़ करने का आपको 1 मार्क दिया, इंट यूज़ करने का एक और मार्क दिया, और करेक्ट सिंटेक्स फॉर नंबर बिटवीन 1 से 100 जो उसकी करेक्शन थी उसका 1 नंबर था। तो इन टोटल जो है वो खाली रैंडम जनरेशन ऑफ नंबर के उसने 3 नंबर रखे हुए थे, ऑल दो इसमें उसने एक रहम की है, वही कि अगर आपको ये बात नहीं समझ आई थी तो 9 मार्क्स दिए में, अगर आप बाकी सारा कोड लिखते तो फिर भी आपको 8 पूरे मिल जाएंगे, अगर आपने वो करेक्शन नहीं की उसकी सही से, तब भी इस सवाल में उसने माफ़ कर दिया है वो, कि अगर आप ये करेक्शन नहीं कर पाते हो 1 से 100 वाली, लेकिन ये 1 से 100 वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगले 2 सवाल भी इसी के ऊपर आएंगे। अब समझ आया आपको। समझ आ गया सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ये भी 8 नंबर का ही है, देख लो, एन एल्गोरिथम इज डिजाइन टू जनरेट टू आउटपुट टू यूनिक रैंडम इंटीजर्स, आउटपुट टू यूनिक रैंडम इंटीजर्स, each integer value is between -10 and 10 inclusive। अब इधर जो करेक्शन की है ना, वो करेक्शन की माफी नहीं है इस वाले सवाल में, वो ये कहता है इफ बोथ इंटीजर्स आउटपुट आर नेगेटिव,
a third random integer between 30 and 35 inclusive will be generated and output. उसने कहा कि दो रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं -10 एंड 10 इंक्लूसिव के अंदर. अगर -5 और -7 जनरेट होता है तो फिर 30 से लेकर 35 की रेंज में एक थर्ड इंटीजर रैंडम जनरेट करना होगा. राइट सूडो कोड फॉर दिस एल्गोरिथम. देखो मैं क्या करता हूँ, अपने पास फर्स्ट नंबर जनरेट करता हूँ. फर्स्ट नंबर कैसे से जनरेट होगा? फर्स्ट नंबर जनरेट कर ऐसा से किया जाएगा, क्योंकि कोई वो फंक्शन प्रोसीजर तो है नहीं, तो इसलिए इसकी हेडिंग वगैरह कोई नहीं देनी. इधर हम कर लेते हैं इंट रैंड. अच्छा, अब देखो इसकी रेंज क्या है. -10 से 10 इसकी रेंज है ना, तो कितने नंबर्स हुए? 20. 21 नहीं हुए? uh, जीरो भी तो गिनो ना. हाँ 21, सॉरी 21. तो 21 नंबर्स हमने इस रेंज में जनरेट कर लिए. तो ये सूडो कोड क्या आपको जनरेट करके देगा? इंट रैंड 20 क्या जनरेट करके देगा? 0 से लेकर 20 तक का ये नंबर जनरेट करके देगा. लेकिन हमने तो -10 से 10 करना है, तो हम इस -10. पूरी चीज को -10 कर देंगे. तो अब ये क्या हो करेगा? -10 से 10 जनरेट करेगा. समझ आ गई ये बात? हाँ हाँ हाँ. अच्छा सर, वो एंड फंक्शन में अगर 0.9999 हो तो तब वो 0 पे ही जाता है ना, वो राउंड ऑफ जी मतलब आगे की तरफ तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, वो जीरो लेगा. वो इंटीजर पार्ट लेता है, वो हाँ राउंड ऑफ नहीं देता. इसलिए मैंने आपको राउंड ऑफ ठीक वाला ठीक. होमवर्क दिया था कि राउंड ऑफ कैसे बनाना हाँ वो मैं भी करूँगा इंशाल्लाह. है. हाँ, क्योंकि राउंड ऑफ करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास. वो आपको, और मैं ये नहीं जान सकता कि एग्जामिनर कब देगा, लेकिन मुझे पता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगी कि मैं पास पेपर करा रहा हूँ और उसमें एक सवाल राउंड ऑफ का भी होगा. तो आप अगर कभी आ गया तो फिर ठीक है, देख लेना कि मेरे कितने. खैर, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर ये आपके पास बन गया. हम इसको नंबर को आउटपुट कर देते हैं. आउटपुट फर्स्ट नंबर. उसके बाद उसने कहा था सेकंड नंबर आपने जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ कैसे जनरेट करेंगे. हम यहाँ पे सेकंड नंबर जनरेट करते हैं. सेकंड नंबर, इसको जनरेट करने का तरीका भी एग्जैक्टली वही है कि आप इधर लगाएंगे इंट रैंड 21 -10. ठीक हो गया. ये आपके पास नंबर जनरेट हुआ. लेकिन इसको इस बात का इंश्योर करना है कि ये यूनिक भी हो, क्योंकि इसने कहा था यूनिक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लूप रिपीट until second num is not equal to first num. ये समझ आया कि कैसे मैंने यूनिक उसको किया है? कि अगर वो आ जाएगा सेम, हम्म तो वो एक कोड को रिपीट कर देगा, और तब तक रिपीट करता जाएगा जब तक कि डिफरेंट नंबर से जनरेट हो जाते हैं. ठीक हो गया ये. हम्म इधर हम कर देते हैं आउटपुट सेकंड नम. उसके बाद थर्ड केस उसने बताया था कि अ थर्ड रैंडम इंटीजर बिटवीन 30 एंड 35 इंक्लूसिव अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव आ जाते हैं. कंडीशन लगेगी कि इफ फर्स्ट नम is less than 0 and second num is less than 0, then क्या करेंगे हम कि ये दोनों लेस देन 0 आ गए, तो हम इधर थर्ड नम बनाएंगे. थर्ड नम बनाया जाएगा. इसकी रेंज 30 से 35 है, तो इसका यूनिक होना तो कंफर्म है कि वो तो इस रेंज में फॉर ही नहीं करता. 30 से 35 बनाने का क्या तरीका होगा कि रेंज कितनी है? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6. रेंज आपकी 6 की है. इंट रैंड 6. इससे क्या होगा? इससे जनरेट होंगे नंबर्स कौन से, कहाँ से लेकर कहाँ तक के? 0 से लेकर 5 तक के. लेकिन हमें 30 से 35 चाहिए, तो इस पूरी रेंज में अगर हम +30 कर दें तो हमारे पास 30 से लेकर 35 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, इधर हमने कर दिया आउटपुट थर्ड टर्म एंड इफ. इधर जो है हमने एक नंबर -10 से 10 के लिए हमने ये वाली रेंज यूज़ की, आउटपुट किया.
सेकंड रेंज अगेन वही थी, उस पर नंबर हमने आउटपुट किया, लेकिन इस कंडीशन को लगा के नंबर्स यूनिक बने। थर्ड हमारी रेंज ही डिफरेंट थी, तो उसकी यूनिकनेस तो कंफर्म थी। 30 से 35 तक करना था, तो हमने डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, अब बात को समझो कि जब आपने क्वेश्चंस को डिफरेंट करना है, लाइक इसका क्वेश्चन डिफरेंट रेंज के ऊपर आ रहा है, 0 से लेकर उस रेंज तक नहीं आ रहा, कैसे करते हैं आप? बेसिकली दिस वैल्यू इज द रेंज, कि कितनी वैल्यूज की रेंज है। लाइक 30 से 35 का कहते हैं 6 वैल्यूज हैं, इसका कितना मतलब था 21 वैल्यूज हैं, वो आप यहाँ पे लिखते हो, और ये आप करते हो उसकी करेक्शन, कि आपने कितना उसे करेक्ट आगे पीछे करना है और उसको पोजीशन बनानी है। इसके लिए तरीका ये होता है कि ये वाली चीज़ कैलकुलेट करके, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करके चेक करो बाउंड्री वैल्यूज, क्या 30 और 35 आ रहे हैं। अगर 30 और 35 आ रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना गलत है, फिर करेक्शन एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको दोबारा से। इधर भी हमने ये किया कि 6 की रेंज देखी और हमने देखा कि 30 से 35 तक की लानी है, तो जब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी दिस पार्ट, तो 0 से 5 तक वैल्यूज बनेंगी। 0 प्लस 30 करेंगे 30 बनेगा, 5 प्लस 30 करेंगे तो आपके पास 35 बनेगा, रेंज हमारी करेक्ट है। उसको भी आउटपुट कर दिया। समझ में आ गया सवाल? जी सर। अच्छा, अब जो है, क्योंकि आप ये इधर लिखने की जगह थी, मैंने ऊपर ही लिख दिया। क्या ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टॉपिकल्स, ये जो है ना आपने एज होमवर्क खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें भी यही काम है। बाकी सूडो कोड बहुत इजी है। ठीक सही हो है। गया?